हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस स्टडीज़ क्लास 11 का चैप्टर 8 कराने जा रही हूँ। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको कंपनी का इंट्रोडक्शन, इसका मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर्स सारे क्लियर कर दिए थे। आज मैं आपको बात करूँगी मेरिट्स और डीमेरिट्स की। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट्स ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली जो मेरिट्स होती है वो होती है आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी। तो आपको पता होता है जो एकाकी व्यापार होता है और साझेदारी होता है, उसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर उनको दायित्वों का भुगतान करना है तो उनकी पर्सनल एसेट को भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जो कंपनी होती है, कंपनी में जितने भी मेंबर्स, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं, उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितने भी अंशधारियों ने अंश क्रय किए हैं, मतलब खरीदे हैं, वो उतने तक का ही भुगतान करने के लिए दायी होती है। जैसे अगर किसी पार्टनर ने जैसे ए कोई पार्टनर है, उसने 10 रुपये के अगर शेयर खरीदे हैं तो वो 10 तक का ही भुगतान करने के लिए दायी होगा, इससे ज़्यादा का वो भुगतान नहीं करेगा। तो क्या होता है, कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसके बाद है, इसमें देखो आप क्या लिख सकते हो, कंपनी के अंशधारी उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों पर अनकोल्ड अप मतलब बकाया राशि तक भुगतान करने के लिए दायी होते हैं। एकाकी व्यापार और साझेदारी की भांति अंशधारियों की निजी संपत्ति व्यवसाय के भुगतानों के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। मतलब कंपनी के अंशधारियों ने जितने अंश क्रय किए वो उतने के लिए भुगतान करेंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा को भुगतान नहीं करेंगे। जबकि एकाकी व्यापार और साझेदारी में व्यवसाय के दायित्वों का भुगतान करने के लिए उनकी पर्सनल एसेट भी यूज़ की जा सकती है, लेकिन कंपनी संगठन में ऐसा नहीं होता। अतः अंशधारियों का दायित्व सीमित होता है और इस बात की उन्हें पहले से ही जानकारी होती है। यह बात लोगों को कंपनी में विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारे लोगों को प्रोत्साहित करती है, क्योंकि सारे लोगों को पता होता है कि जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, दायित्व हमारा लिमिटेड होता है। और अंततः व्यवसायिक संगठन कंपनी प्रारूप के विकास में सहायता करती है। इससे क्या होता है, कंपनी का जो व्यापार होता है उसका विकास होता है। सेकंड पॉइंट है आपका अंश हस्तांतरण सुविधा, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी। सार्वजनिक कंपनी का कोई भी सदस्य अन्य सदस्यों की सहमति के बिना ही स्वतंत्र रूप से अपने अंशों का हस्तांतरण कर सकता है। मतलब अगर कोई पब्लिक कंपनी है, मतलब सार्वजनिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, तो वो बिना किसी की परमिशन के अपने शेयर है जो ट्रांसफ़र कर सकता है किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को। उसको किसी भी व्यक्ति की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत साझेदारी में एक साझेदार अपने हित का हस्तांतरण अन्य सभी साझेदारों की पूर्व सहमति से ही कर सकता है। अगर साझेदारी में किसी भी पार्टनर को अपने जो शेयर है वो ट्रांसफ़र करने हैं किसी भी व्यक्ति को या किसी भी कंपनी को, तो उसे पहले सारे साझेदारों की परमिशन लेनी होगी। अगर उन्हें साझेदार परमिशन देते हैं तो वो अपने अंश किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, वरना नहीं कर सकता। अंश हस्तांतरण की सुविधा कंपनी में विनियोग को तरल बना देते हैं। मतलब इसमें लिक्विडिटी बनी रहती है अगर हम अपने अंशों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर अंशों को बेचकर अतिशीघ्र नकदी में बदला जा सकता है। मतलब अगर हम अपने अंश जो अपने शेयर है वो ट्रांसफ़र करते हैं तो उससे लिक्विडिटी बनी रहेगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है हमारे पास कैश बना रहेगा, हम उन अंशों को बेचकर अपने पास कैश कलेक्ट कर सकते हैं। कंपनी के इससे प्रभावित होकर लोग अपने अधिक से अधिक बचतों को कंपनी में विनियोग करते हैं। मतलब पता होता है कि जो सार्वजनिक कंपनी के अंश है वो ट्रांसफरेबल होते हैं, इसीलिए बहुत सारे व्यक्ति हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी या निरंतरता। कंपनी का अस्तित्व उसके सदस्यों से अलग होता है। कंपनी के जीवन पर उनका अंशधारियों का मृत्यु, दिवालियापन अथवा पागलपन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसका स्थायी प्रकृति के कारण ही आज इसे व्यवसायिक संगठनों में श्रेष्ठ माना जाता है। मतलब कंटिन्यूटी होती है, ऐसा नहीं होता जैसे एकाकी व्यापार है, एकाकी व्यापार को एक ही व्यक्ति चलाता है। अगर एकाकी व्यापार में वही व्यक्ति मर गया तो व्यापार ही खत्म हो जाएगा, या दिवालिया हो गया वो व्यक्ति, जब भी व्यापार खत्म हो जाएगा। ऐसे ही साझेदारी में होता है, अगर जैसे कोई दो पार्टनर है वो काम कर रहे हैं, उनमें से एक पार्टनर दिवालिया हो गया या उसकी मृत्यु हो गई तो वो अपनी पार्टनरशिप भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो वो कंपनी होती है, कंपनी में क्या होते हैं, मेंबर्स बहुत सारे होते हैं। किसी एक व्यक्ति के आने या जाने से कंपनी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कंपनी लगातार चलती रहती है। मैंने आपको बताया था ना, मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो, बट द कंपनी रन्स गो फॉर एवर। मतलब कंपनी हमेशा चलती रहती है।
उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है विकास एवं विस्तार की संभावना, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। विकास एवं विस्तार की संभावना, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। कंपनी व्यवसाय में विकास के विस्तार की पूर्ण संभावना होती है। इसके कारण है पर्याप्त पूंजी, पर्याप्त प्रबंध क्षमता एवं सीमित दायित्व, अतः कंपनी को बड़े पैमाने पर व्यवसाय के लाभ प्राप्त होते हैं। इससे प्रति इकाई लागत कम होती है और उपभोक्ताओं को सस्ती ब्याज दर पर अच्छे उत्पाद मिलते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति होता है, एकाकी व्यापार होता है, उसमें मतलब कम संभावना होती है कि उसकी ग्रोथ हो, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के पास इतने साधन नहीं होते, इतनी पूंजी नहीं होती कि वो अपने व्यापार को क्या है बढ़ा सके। इसी तरह साझेदारी में भी यही होता है। साझेदारी में भी जो पूंजी की मात्रा है वो पर्याप्त होती है और इसकी वजह से वो मतलब अपना जो व्यवसाय है उसकी ग्रोथ नहीं कर पाता। लेकिन जो कंपनी होती है, कंपनी के पास पर्याप्त प्रबंध क्षमता भी होती है, अच्छे प्रबंधक होते हैं, मैनेजर होते हैं जो पूरे काम को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। उसके पास पूंजी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या है कंपनी की ग्रोथ करने की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद है आपका फिफ्थ पॉइंट है कुशल प्रबंध, एफिशिएंट मैनेजमेंट। अधिक वित्तीय साधनों की उपलब्धता तथा व्यवसाय में निरंतरता के कारण कंपनी प्रबंध विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग करती है। कुशल एवं अनुभवी प्रबंध आधुनिक प्रबंध की तकनीक प्रयोग करके व्यवसाय को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अध्ययन करते हैं। मतलब क्या होता है, कंपनी के पास बहुत सारे वित्तीय साधन होते हैं। वित्तीय साधन अच्छे होने के कारण वो अलग अलग तरीके के जो प्रबंधक हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, जो आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके व्यवसाय को क्या है सफल बनाने की सोचते हैं, कोशिश करते हैं। एकाकी व्यापार और साझेदारी में वित्तीय साधन कम होते, जिसकी वजह से वो अच्छे विशेषज्ञों की नियुक्ति नहीं कर पाते और नई नई तकनीकों को यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनके जो व्यवसाय है उसकी ग्रोथ की संभावना भी बहुत कम होती है। उसके बाद बात करते हैं आपकी इसकी मेरिट्स थी, आपकी 5 इसकी मेरिट्स थी। सबसे पहले आपने किया सीमित दायित्व, उसके बाद आपने किया अंश हस्तांतरण सुविधा, थर्ड है आपकी निरंतरता, फोर्थ आपने किया विकास एवं विस्तार की संभावना, फिफ्थ है आपका कुशल प्रबंध। आपके ये 5 पॉइंट, इससे ज़्यादा भी बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं आपके। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके बाद है आपकी लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी संगठन की सीमाएं। फर्स्ट पॉइंट है निर्माण में कठिनाई, मतलब डिफिकल्टी इन अ फॉर्मेशन। जब भी हम कंपनी शुरू करते हैं तो हमें बहुत सारी क्या है डिफिकल्टी आती है। जैसे कंपनी का निर्माण करना अपने आप में एक बहुत बड़ा खर्चीला काम होता है। इसके निर्माण के लिए अनेक जो होते हैं प्रपत्र तैयार करने पड़ते हैं, प्रलेख तैयार करने होते हैं, उन्हें रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल कराना होता है, बहुत सारी औपचारिकताओं को पूरा करना पड़ता है, बहुत सारा समय लगता है, बहुत सारा धन लगता है, मतलब बहुत सारी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी करना पड़ता है, जब जाके कंपनी का निर्माण होता है। कंपनी की स्थापना के समय तैयार किए जाने वाले प्रलेखों में पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम प्रविवरण सम्मिलित होते हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के डर से ही अनेक व्यक्ति व्यावसायिक संगठन के इस रूप को प्रारंभ नहीं करते। मतलब पता होता है बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी फॉर्मेशन करनी पड़ती है, बहुत सारी एक्टिविटी, पैसा लगता है। इस वजह से बहुत सारे व्यक्ति कंपनी का नाम सुनते ही पीछे हट जाते हैं, वो कंपनी को शुरू नहीं कर पाते। सेकंड पॉइंट है आपका गोपनीयता का अभाव, लैक ऑफ सिक्रेसी। कंपनी अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक कंपनी को अपने खातों को प्रकाशित करना होता है तथा अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्राप्तियां रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करनी पड़ती है। मतलब जो पब्लिक कंपनी होती है उसे सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है प्रकाशित, मतलब अखबारों में छिपानी पड़ती है, बहुत सारी उसकी फोटोकॉपी उसको रजिस्ट्रार के कार्यालय में दाखिल करनी पड़ती है। कोई भी व्यक्ति निर्धारित फीस देकर इनको देख सकता है। इस प्रकार कंपनी के बारे में कुछ भी छिपा कर नहीं रखा जाता, जबकि व्यवसाय की सफलता के लिए अनेक सूचनाएं, मतलब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिनका व्यवसाय से बाहर जाना ठीक नहीं रहता, क्योंकि इससे व्यवसाय की सफलता पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसको अपने बहुत सारी जो प्रपत्र होते हैं उनकी फोटोकॉपी रजिस्ट्रार के कार्यालय में जमा करनी पड़ती है, उनको प्रकाशित भी करना पड़ता है, जिसकी वजह से गोपनीयता का है जो अभाव रह जाता है। जबकि व्यवसाय की सफलता के लिए हमें क्या है सूचनाओं को गोपनीय रखना जरूरी होता है। थर्ड पॉइंट है आपका प्रेरणा का अभाव, लैक ऑफ मोटिवेशन। कंपनी व्यवसाय
कंपनी व्यवस्था में स्वामित्व व प्रबंध अलग अलग होते हैं। कंपनी के स्वामी अर्थात अंशधारी कंपनी का प्रबंध अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों, जिन्हें संचालक कहते हैं, के हाथों में सौंप देते हैं। संचालक कंपनी के कार्यालयों को वास्तविक रूप देने के लिए वेतनभोगी अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। ये लोग निश्चय ही उतनी रुचि से और उत्साह से काम नहीं करते जितना कि एकाकी व्यवसाय तथा साझेदार में स्वयं स्वामी करते। जैसे क्या होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन होता है इसमें। जो कंपनी के अंशधारी होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, वो जगह जगह पर बिखरे होते हैं, इसलिए वो सारे कंपनी के कार्यों को नहीं कर पाते। इसलिए वो क्या करते थे, संचालक की नियुक्ति करते हैं। संचालक उनके लिए क्या करता है, काम करता है। सारे अंशधारी एक संचालक को नियुक्ति करते हैं, वो संचालक अंशधारियों के लिए कार्य करता है। उसके बाद क्या करता है, संचालक भी क्या कर लेता है, किसी व्यक्ति को रख लेता है जो उसके लिए उनका कार्य करे। मतलब ये 3 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक होता है अंशधारी, उसके बाद संचालक, फिर संचालन वेतनभोगी किसी भी अधिकारी की नियुक्ति कर लेता है, लेकिन वो इतनी लगन से इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते जिससे कि क्या है, अच्छा रिजल्ट मिल सके। लेकिन जो एकाकी व्यापार होता है और साझेदारी होता है, उनमें सारे व्यक्ति अच्छे से कार्य करते हैं, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति होता है, उसका ही लाभ होता है, उसकी हानि, वो भी अच्छे तरीके से कार्य करने की कोशिश करता है। इसी तरह साझेदारी में भी 2-4 व्यक्ति होते हैं, वो भी अच्छे से कार्य करते हैं, जिससे क्या होता है, व्यवसाय की ग्रोथ की संभावना ज़्यादा होती है। उसके बाद आपका 4th पॉइंट है अत्यधिक सरकारी नियंत्रण, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। कंपनी संगठन का दूसरा मुख्य दोष है इन पर अधिक सरकारी नियंत्रण का होना। अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने में अनेक वैधानिक नियमों का पालन करना, समय समय पर विभिन्न सूचनाएं सरकार को भेजना, अनिवार्यता अंशीकरण कराना, वार्षिक लेखों को प्रकाशित करना आदि ऐसे सरकारी बंधन हैं जो कंपनी के विकास में रुकावट डालते हैं। इसी प्रकार कंपनी के उद्देश्य एवं पूंजी में परिवर्तन करना भी बहुत कठिन कार्य है। मतलब क्या होता है, कंपनी को बहुत सारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहना पड़ता है, उसे बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, सरकार को बहुत सारी सूचनाएं भेजनी पड़ती है, ऑडिटिंग करानी पड़ती है, अपने खातों को प्रकाशित करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके काम में बहुत सारी रुकावट आती है। इसी प्रकार कंपनी के उद्देश्य एवं पूंजी में परिवर्तन करना भी बहुत कठिन कार्य है। इन सभी कारणों से कंपनी की कार्यकुशलता एवं लचीलता में कमी आती है। कंपनी को सरकारी शिकंजे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कानून विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी पड़ती है, जो कि बहुत महंगा है। मतलब जो कि कानून के सारे कार्य करे, किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी पड़ती है, जो कि बहुत खर्चीला कार्य होता है। मतलब एक तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है अगर हम कोई कंपनी सेटअप करने जा रहे हैं। 5th पॉइंट है आपका निर्णय लेने में देरी, डिले इन डिसीजन। एकाकी व्यापार और साझेदारी की दशा में शीघ्र निर्णय लिए जा सकते हैं, क्योंकि एक एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति होता है और साझेदारी में भी बहुत कम व्यक्ति होते हैं, जिसकी वजह से जो डिसीजन है वो बहुत जल्दी लिए जा सकते हैं। लेकिन कंपनी संगठन में निर्णय लेने में अधिक समय लगता है। इसके कारण प्रबंध की अनेक सत्र तथा निर्णय लेने की सभा प्रस्ताव पास करना पड़ता है। मतलब क्या होता है, एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, फिर वो आगे जाएगा, फिर वो उससे आगे जाएगा। मतलब बहुत सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिसीजन लेने में क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि उसमें कंपनी में व्यक्तियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इस प्रकार कंपनी में शीघ्र निर्णय लेना असंभव है और अनेक बार ऐसा होता है कि निर्णय लेने में इतनी देरी हो जाती है कि जो हमारे लाभ के अवसर है वो ही निकल जाते हैं। उसके बाद है 6th पॉइंट है अल्पतांत्रिक प्रबंध, ओरिग्राफिक मैनेजमेंट। वैधानिक रूप में कंपनी संगठन जनतांत्रिक प्रणाली पर आधारित है, परंतु यह केवल एक दिखावा है। वास्तव में कंपनी अल्पतांत्रिक प्रबंध पर आधारित संस्था होती है। कहने को तो सभी अंशधारी मिलकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर अंशधारियों को तो यह भी नहीं पता होता कि कंपनी के मुख्य कार्यालय कहाँ है और कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती। वो सिर्फ अंश खरीद कर एक साइड हो जाते हैं, उनको नहीं पता कंपनी कहाँ है, कंपनी क्या करती है, क्या कार्य नहीं करती। कुछ ही लोग जिनके पास कंपनी के अधिक अंश होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं। मतलब जिनके पास ज़्यादा अंश होते हैं वो वास्तविक स्वामी होते हैं, जिनके पास थोड़े थोड़े अंश होते हैं वो स्वामी नहीं होते, और संचालक मंडल पर उन्हीं का नियंत्रण होता है। इस प्रकार कुछ ही लोग अपनी मनमानी करते हैं और शेष अंशधारियों को उनकी कुछ नहीं चलती। ठीक है, कोई अंशधारी जिन्होंने ज़्यादा अंश क्रय किए वही कंपनी को नियंत्रित करते हैं, वही कंपनी के सारे काम हैंडल करते हैं, वही संचालक मंडल की नियुक्ति करते हैं जो कि अंशधारियों के लिए कार्य करते हैं। उसके बाद आपका 7th पॉइंट है निवेशकर्ताओं में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स।
कंपनी व्यवसाय का एक ऐसा प्रारूप है जिसमें निवेशकर्ताओं के हितों में अंतर होने के कारण लगातार संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। कंपनी के मुख्य निवेशकों में अंशधारी, ऋणपत्रधारी आते हैं। अंशधारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक लाभांश मिले, जबकि ऋणपत्रधारी चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा क्या मिले, रिजर्व। अंशधारी चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक रुपया रिजर्व के रूप में रखा जाए। इसी प्रकार अंशधारी व संचालक मंडल, प्रबंध व श्रमिकों आदि में लगातार झगड़े होते हैं। मतलब अंशधारियों को लगता है कि उनको डिविडेंड ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसे ही लाभांश का जो लाभांश होते हैं, ऋणपत्रधारी होते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें रिजर्व के रूप में ज़्यादा पैसा मिले। सबके बीच में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। प्रबंध चाहता है उनको ज़्यादा सैलरी मिले, श्रमिक चाहते हैं उनको ज़्यादा सैलरी मिले, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये आपके 7 पॉइंट थे डिमेरिट्स के। फर्स्ट पॉइंट आपने किया फॉर्मेशन वाला, सेकंड आपने किया लैक ऑफ सिक्रेसी, थर्ड आपने किया लैक ऑफ मोटिवेशन, फोर्थ था आपका एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल, फिफ्थ था डिले इन द डिसीजन, उसके बाद था ओलिगार्फिक मैनेजमेंट, उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर। ये 7 पॉइंट थे आपके डिमेरिट्स के। उसके बाद आपको अगर ये पूरा क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है, आपसे पूछता है कि कंपनी की मेरिट और डिमेरिट बताओ, तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप कंपनी का मीनिंग लिखोगे, उसके बाद डेफिनेशन लिखोगे, फिर आप मेरिट डिमेरिट्स एक्सप्लेन करोगे विद डायग्राम। अगर आप डायग्राम नहीं बनाते, अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं करते, तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। तो सबसे पहले आपका लिखने से ज़्यादा मैटर करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है, आपने क्या क्या मैटर लिखा हुआ है। ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2-4 लाइन का आपका इंट्रोडक्शन होता है, 2-4 लाइन का आपका मीनिंग होता है, डेफिनेशन जरूर लिखनी होती है। उसके बाद मेरिट डिमेरिट को आप ऐसे गोला बना के, मतलब ऐसे करके आप सर्कल्स में दिखा सकते हो इसके पॉइंट। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इनमें एक्सप्लेन कर सकते हो। पूरा पैराग्राफ लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। मेरिट डिमेरिट लिखने के बाद आपको बताना है इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? कंपनी संगठन की अनेक सीमा होने के बावजूद भी इसमें बहुत लोकप्रियता पाई जाती है, विशेषकर बड़े आकार के व्यवसायों जहां अधिक पूंजी व कुशल व्यवस्था की जरूरत है। इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका कारण इसके लाभ अधिक हैं और कंपनी के दोषों के संबंध में कहा जाता है कि इसके जितने भी दोष हैं वे उन लोगों की स्वयं की कमियां हैं जो कि इसकी स्थापना करते हैं, न कि कंपनी व्यवस्था की। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जो कंपनी के लाभ है वो ज़्यादा है, लेकिन जो कंपनी की हानियां हैं वो कम है। तो इसमें कह सकते हैं कि कंपनी से जितने ज़्यादा लाभ होती है, उसका कंपनी का विस्तार करके हम उन लाभों को और ज़्यादा कर सकते हैं, कंपनी की ग्रोथ कर सकते हैं। एक बार इसके फॉर्मेशन में तो हमें कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन उसको अगर एक बार कंपनी सेटअप हो जाती है तो उससे हमें बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है। ये प्रॉफिट आगे जाके आपका दीर्घकाल तक चलता है। तो ये आपको लास्ट में इसका कंक्लूजन लिखना है। ये आपका पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको ये पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।